कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों की कंपनी का नाम तुमको पूछेगा, पोर्तुगीज जो आए थे उनकी कंपनी का नाम क्या था, तो क्या बोलना है? एस्तादो दा इंडिया। ठीक है। इन्होंने अपनी पहली किस वर्ष आए थे? तो 1498 में। सबको पता है सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, है ना। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने? कोचीन में। कब लगवाई थी? 1503। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई? कन्नूर में। कब लगवाई? 1505। और तीसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी इन्होंने? गोवा में। कब लगवाई थी? 1510 में। तो याद रखना, यहां से हमको पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। तो हमारे पास स्थापना के साथ याद होना चाहिए स्थान। कौन सी जगह स्थापित हुई थी? कोचीन में। हमारे पास पूछेगा जैसे यहाँ पे दूसरा डच, हॉलैंड या नीदरलैंड, इनकी कंपनी का नाम क्या था? तो वेरी निगो ओस्ट इंडीसे कंपनी। मतलब इनके लैंग्वेज में, इनके एक्सेंट में नाम है ये, समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हो। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1602 में। 1602 के अंतर्गत ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। जब यहाँ कंपनी की स्थापना हुई, देखो वैसे तो ना डच यात्री के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला डच यात्री कॉर्नेलियस द हाउटमैन वगैरह वो आए थे। बादर हेग करके एक डच यात्री था जिसने पहली कंपनी की स्थापना की थी 1602 के अंतर्गत। ठीक है ना। ये हमारे पास थोड़ा सा ये सीक्वेंस ध्यान रखना। इनकी पहली कंपनी कौन सी जगह स्थापित हुई थी? तो मसूलीपट्टनम में। कब स्थापित हुई थी? 1605। इन्होंने दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? पोतोपल्ली। ठीक है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सभी को पता होगा। ठीक ना। इसके अलावा ब्रिटिश को हम लोग अभी पढ़ेंगे। आज हमको डच और ब्रिटिश ही पढ़ना है। तो ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हमें पता ही है, ये आई थी। तो इन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया मसूलीपट्टनम में। ये अस्थायी कारखाना था। ठीक है। जबकि इन्होंने अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया सूरत में। सूरत में जो कारखाना स्थापित हुआ था वो कब हुआ था? 1613 में। ये पहला स्थायी कारखाना था अंग्रेजों का। इसके अलावा डेनमार्क की कंपनी का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं एशियाटिक कंपनी के नाम से इनकी ये कंपनी आई थी। कब आई थी? तो 1616 में। और ये तंजौर ट्राम्बेकोर नाम के जो स्थान है वहां पर ये कंपनी पहुंची थी। इसके बाद अपने पास फ्रांसीसी कंपनी आती है लास्ट में, जिसका नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। ये कब आई थी? तो 1664 में। इनका पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। कब स्थापित हुई थी? 1668 में। इसके बाद मसूलीपट्टनम में 1669 में। और इसके बाद सेंट थॉमे 1672। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से यूरोपीय किस समय में आए और उन्होंने कहां कहां पर कंपनियों की स्थापना की। अब हमारे पास इन कंपनियों की स्थापना के बाद आते हैं आज का सबसे मेन टॉपिक। हमने जैसे जैसे यहाँ पे पढ़ा कि आने का क्रम क्या है, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। फिर कौन आए थे? डच आए थे। फिर ब्रिटिश आए थे। फिर डेनिश आए थे। और फिर फ्रांसीसी आए। ये आने का क्रम है। याद कैसे रखेंगे? तो पीडी बीडी एफ ऐसे याद रख लेना, है ना। पीडी बीडी एफ, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे इसमें। तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पुर्तगाल तक हमने पढ़ लिया था, डचों को बेसिकली पढ़ना शुरू करेंगे। डच किस देश के निवासी थे? तो डच मुख्य रूप से निवासी थे नीदरलैंड के। कौन से देश के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड का ही पुराना नाम हॉलैंड था। क्या था? हॉलैंड कहूं या नीदरलैंड कहूं, ठीक है। यूरोप में एक कंट्रियों का ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं बेनेक्स। क्या बोल देते हैं? बेनेक्स। बेनेक्स के अंदर 3 कंट्रियां आती हैं बेसिकली। ये 3 कंट्रियां एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। बेनेक्स कंट्रियों के अंदर सबसे पहली कंट्री बेल्जियम है, दूसरी कंट्री नीदरलैंड है और तीसरी कंट्री लग्जमबर्ग है। ठीक है ना। जैसे यूरोप के कुछ देशों को हम लोग अगर समूह में जोड़ करके पढ़े, जैसे वहां पे ना क्या है कि जैसे स्कैंडिनेवियाई देश हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ऐसे ही मतलब वहां पे कुछ ऐसे कंट्रियां हैं जिनका हम समूह याद रख सकते हैं। जैसे बेनेक्स है, तो बेनेक्स में कौन कौन आता है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो मैंने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले कौन लोग आए थे, तो आए थे मतलब पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच आए। डच किस देश के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे। हमने इनकी कंपनी के बारे में अभी देखा। इनकी कंपनी को शॉर्टकट के अंदर कहते हैं वीओसी। क्या बोल देते हैं? वीओसी। इसका नाम यहां दे रखा है ना, वेरी निगे ओस्ट इंडिस कंपनी। ठीक है भाई। इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं वीओसी। याद रहेगा। अब आ जाते हैं इनके आगे की चीजों पर। सबसे पहला डच यात्री जो भारत आया वो किस वर्ष भारत आया?
तो एनसीईआरटी की किताबों में हमें तिथि मिलती है 1595 की। वर्ष 1595 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कॉर्नेलियस दी हाउटमैन। क्या नाम था? कॉर्नेलियस दी हाउटमैन। कॉर्नेलियस दी हाउटमैन ये पहला डच यात्री था जो भारत आया था। किस वर्ष भारत आया था ये? तो ये भारत आया था 1595 में। 95 और कहीं कहीं तुम्हें ये तिथि 1596 की भी मिल सकती है, तो ध्यान रखना 1595-96 के समय में ये भारत आया था। ठीक है। अब भारत में डचों का मुख्यालय नागपट्टनम में बना। उन्होंने भारत में व्यापार जमाना शुरू किया, जैसे अन्य सभी यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार जमाना शुरू किया। लेकिन डचों की एक विशेषता रही है, इनकी खास बात रही है। इन्होंने सबसे पहले, जैसा हमने अभी पढ़ा ही, कि इन्होंने सबसे पहले जो है अपनी फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री अगर हम इनकी देखें तो इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो 1605 में स्थापित होती है। कब स्थापित होती है? 1605। और कौन सी जगह स्थापित हो रही है? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित हो रही है। यही स्थापित हुई थी ना। तो पहली इनकी जो फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1605 में, फर्स्ट फैक्ट्री डच की। अब यहां हमको एक बात थोड़ा सा अच्छे से समझनी है। जहां अभी तक आने वाले यूरोपियों में हमने होड़ देखी कि उन सभी को भारत केवल और केवल ज्यादातर मसाले के व्यापार के लिए आना था। वो लोग और वस्तुओं का व्यापार करते थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उनका मसाले का व्यापार था। मसाले के व्यापार के लिए यूरोप से ज्यादातर कंपनियां आई थी, लेकिन डच लोगों का ध्यान मसाले की तरफ उतना ज्यादा नहीं था। इन लोगों ने अपने आप से एक नई व्यापार प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने सूती वस्त्रों का व्यापार करना शुरू किया। किसका व्यापार शुरू किया? सूती वस्त्र। तो अगर तुमको पूछेगा कि मसालों को छोड़ करके कपड़ों का व्यापार वगैरह किस देश की कंपनी ने शुरू किया, तो क्या बोलना है? नीदरलैंड की कंपनी ने शुरू किया। यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है ना। तो मतलब जैसे भारत के निवासियों को इंडियन या भारतीय कहा जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। क्लियर है इतना? अब आ जाते हैं देखो आगे की चीजों पर। जैसा हमने टेबल में भी पढ़ा कि इनकी जो दूसरी फैक्ट्री है वो पोतोपल्ली में स्थापित हुई है ना। ये हम लोग वहां पे भी जानते हैं कि भाई सेकंड फैक्ट्री अगर हमसे पूछेगा दूसरी डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो ये पोतोपल्ली में स्थापित हुई थी। ठीक है भाई। यहां पे एक और बात आगे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखनी है डचों के संबंध में, कि अगर हमारे पास पूछ लिया जाता है कि डचों ने अपना मुख्यालय किस स्थान को बनाया था जहां से उन्होंने स्वर्ण सिक्के ढाले। क्या ढाले? स्वर्ण सिक्के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि 1610 के अंतर्गत, कब? 1610 के अंतर्गत डच अपना पुलिकट के अंतर्गत एक स्थान नियुक्त करते हैं, एक स्थान का चयन करते हैं पुलिकट में। और यही पुलिकट के अंतर्गत उन्होंने स्वर्ण सिक्के डालने का काम किया था। स्वर्ण सिक्के ढालने का काम किया था, यानी इन्होंने यहां पर स्वर्ण सिक्के ढाले थे, अपने सिक्के बनाए थे, सोने के सिक्के। समझ रहे हो बात को? तो अगर पूछ लिया जाए तुमको कि इन्होंने स्वर्ण सिक्के ढालने के लिए कौन से स्थान को नियुक्त किया था, तो पुलिकट को। किस वर्ष नियुक्त किया था? तो 1610 में। पीछे वो दरवाजे की वजह से लाइट चमक रही हो, थोड़ा बंद कर दो दरवाजे को ढंग से। अभी तो और तो कोई नहीं होगा है ना आने वाला, कोई नहीं, बंद कर दो। ठीक है। 1610 में पुलिकट। तो इन्होंने स्वर्ण सिक्के ढालने के लिए इस स्थान का चयन किया था। अगर तुमको पूछ रहा है कि डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की और कब स्थापित की, ठीक है, तो बंगाल के अंदर डचों की पहली फैक्ट्री 1627 में स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? 1627 में डच ने एंट्री मारी बंगाल के अंदर, और बंगाल के पीपली में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। यानी ये बंगाल के अंतर्गत पहली फैक्ट्री है। ठीक है भाई। और ये जो पहली फैक्ट्री मैंने बताया, ये भारत में डचों की पहली फैक्ट्री है। मसूलीपट्टनम जो हमने पढ़ा है ना, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो भी कहो, यहां पर इन्होंने जो है ना पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। किस वर्ष? 1605 में। क्लियर है इतना? डचों ने मसाले के अलावा और किस चीज के व्यापार पर ध्यान दिया? सूती वस्त्रों के व्यापार पर इन्होंने ध्यान दिया। इसके अलावा पूछेगा तुम्हारे पास कि सेकंड फैक्ट्री डच के द्वारा कहां स्थापित की गई थी, तो पोतोपल्ली में।
अगर क्वेश्चन आता है कि इन्होंने स्वर्ण सिक्के ढालने के लिए किस स्थान का चयन किया था, तो स्वर्ण सिक्के ढालने के लिए इन्होंने पुलिकट का चयन किया था, जहां पे इन्होंने स्वर्ण सिक्के ढालने का काम किया। 1627 में इन्होंने बंगाल में अपना जो है पहला कारखाना खोला या फिर पहली फैक्ट्री खोली, और ये बंगाल की पहली फैक्ट्री इन्होंने बंगाल में कौन से स्थान पर खोली थी? पीपली में। 1653 के अंतर्गत 1653 के आसपास डचों ने बंगाल के अंतर्गत अपना मुख्यालय चिंसुरा को बनाया। किसको बनाया? चिंसुरा। चिंसुरा को अपना मुख्यालय बनाया बंगाल का। अरे बंगाल का ही हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? तो इस बंगाल की वजह से ही सारे फसाद की जड़ है। देखो, इस बंगाल को थोड़ा ठीक से समझ लेना, सारी समस्याएं आगे चल करके यहीं से निकलेंगी, बंगाल से ही। क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तुम्हें सब यहीं से जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बंगाल में कहता हूं कि भाई एक तो जगह है बंगाल के अंदर हुगली। कौन सी जगह है? हुगली। एक तो जगह है बंगाल में, कौन सी जगह है? हुगली। एक जगह है बंगाल के अंदर जिसको कहते हैं चिंसुरा। क्या बोल देते हैं? चिंसुरा, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। एक जगह है बंगाल के अंदर जिसको सेरामपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरामपुर। सेरामपुर या फिर इसको श्रीरामपुर पहले कहा जाता था, इसका अपभ्रंश रूप है सेरामपुर। समझ रहे हो बात को? शुद्ध रूप क्या है? श्रीरामपुर। आई बात समझ में? इसके अलावा एक जगह हुआ करती थी जिसको बंगाल के अंदर तुम ध्यान रख सकते हो, चंद्रनगर के नाम से। किस नाम से? चंद्रनगर। चंद्रनगर बंगाल में एक जगह थी, ठीक है। इसके अलावा बंगाल के अंदर, इसी बंगाल के अंदर एक स्थान था फोर्ट विलियम। कौन सा स्थान था? फोर्ट विलियम। अब देखो यहां मैंने जो ये सारी चीजें रखी है ना, क्या था यहां पे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना। जब भी हमसे पूछेगा कि हुगली किसका मुख्यालय था, तो हुगली बंगाल में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। किसका मुख्यालय था? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने बंगाल के अंदर अपना मुख्यालय किसको बनाया था? हुगली को बनाया था, ठीक है ना। पुर्तगाल के जस्ट बाद भारत में कौन आए थे? तो डच आए थे। डचों ने अपना मुख्यालय किसको बनाया था बंगाल में? चिंसुरा को, ठीक है भाई। डच के मतलब इसके बाद का क्रम मैंने ऐसा नहीं लिखा है। इसके बाद सेरामपुर या श्रीरामपुर जो है, यहां सबसे पहले अपना बंगाल का केंद्र जिसने बनाया वो था डेनिस। किसने बनाया? डेनिस। यानी इन देशों ने अलग अलग स्थानों में बंगाल में अपना अपना एक मुख्यालय बनाया हुआ था। समझ रहे हो बात को? चंद्रनगर अगर मुझसे पूछा जाता है किसका मुख्यालय था, तो फ्रांसीसियों का। किसका था? फ्रांसीसियों का। और फोर्ट विलियम अगर मुझसे पूछा जाता है तो ये किसका मुख्यालय था? ब्रिटिश का। तो अब हम यहां पे समझ सकते हैं कि एक बंगाल के अंदर सारी शक्तियों ने अपने एक एक मुख्यालय बनाए हुए। क्यों बंगाल इतना महत्वपूर्ण था? तो बंगाल के इतना महत्वपूर्ण होने के पीछे कई सारी वजह हैं। समझ रहे हो बात को? एक तो कलकत्ता बंदरगाह है, जहां से व्यापार आसानी से किया जा सकता है। जहां व्यापार आसानी से किया जा सकता हो, ये सब व्यापार करने ही आए थे, इसलिए सबके सब घुस गए। कौन सी जगह? कलकत्ता में। और बंगाल सबसे समृद्ध जगह थी उस समय पे व्यापार करने के लिए। सबसे भौगोलिक दृष्टि से सबसे आसान था यहाँ पे व्यापार करनी। फिर कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी थी जिस कारण इन सभी कंपनियों को हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपना एक एक मुख्यालय कहां बना रखा है? बंगाल में बना रखा है। क्लियर है इतना? चिंसुरा के अंतर्गत जब डचों ने अपना मुख्यालय बनाया, तो यहां पे एक बात तुमको ध्यान रखनी है कि मैंने यहीं पे जिक्र किया था कि 1627 में बंगाल में डचों ने अपना पहला कारखाना कहां पे बनाया था? पीपली में। और 1665 के अंतर्गत, 1665 के अंतर्गत, समझ रहे हो बात को, या 1665 के अंतर्गत जब बंगाल के अंतर्गत इन्होंने अपना मुख्यालय किसको बनाया? चिंसुरा को। समझ रहे हो? तो इस चिंसुरा में यहीं पे तुमको एक बात ध्यान रखना कि एक किला इनके द्वारा बनाया गया। इस किला इनके द्वारा बनाया गया, इसी किले को कहते हैं गुस्तावास फोर्ट। क्या बोल देते हैं? गुस्तावास फोर्ट। तो अगर तुमको क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि डचों का जो बंगाल में किला है उस किले को क्या कहा जाता है, तो उस किले को कहा जाता है गुस्तावास फोर्ट। याद रहेगा इतना? डचों ने किस पर ध्यान दिया? कपड़े के व्यापार पर। एक बार मैं फटाफट से इस सारी चीज को रिवाइज करवा देता हूं, जल्दी से ध्यान से देखना। सबसे पहला डच जो भारत आया उसका नाम क्या था? कॉर्नेलियस दी हाउटमैन। सबसे पहला डच था जो भारत आया था। कब आया था? 1595-96 में। क्या नाम हो जाएगा? कॉर्नेलियस दी हाउटमैन। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। कब स्थापित की थी? 1605 में।
पूछ लेगा तुमको कि यूरोपीय जितनी भी कंपनियां आई थी उन्होंने ज्यादातर ने किसके व्यापार पर ध्यान दिया था? मसाले के व्यापार पर। डचों ने ज्यादा ध्यान दिया किसके व्यापार पर? सूती वस्त्रों के व्यापार। दूसरी कंपनी डचों ने अपनी स्थापित की पोतोपल्ली। कौन सी जगह स्थापित की? पोतोपल्ली। 1610 में इन्होंने पुलिकट नाम का स्थान जो है वहां पर स्वर्ण सिक्के ढालने के लिए स्थान को नियुक्त किया। आई बात समझ में? तो पुलिकट में स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा ढाले गए? तो डचों के द्वारा ही ढाले गए थे। इसके बाद 1627 में डचों ने अपना बंगाल में पहला कारखाना पीपली में खोला। कौन सी जगह खोला? पीपली में। 1600 यहाँ पे 65 नहीं होगा, सॉरी, ये 1653 के अंतर्गत 1653 के अंदर इन्होंने बंगाल के चुनसुरा में अपना मुख्यालय बनाया। क्या बना दिया? मुख्यालय। और यही मुख्यालय के पास में इनका जो किला हुआ करता था, मतलब चिनसुरा का इनका जो मुख्यालय हुआ करता था, उसी को किस नाम से जाना जाता है? गुस्तावास फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बंगाल को लेकर के अलग अलग बातें यहां पर है। बंगाल में सभी विदेशियों कंपनियों के एक एक मुख्यालय हुआ करते थे। तो कौन कौन सी कंपनी का मुख्यालय कहां कहां था? जैसे हुगली का मुख्यालय, देख, हुगली किसका मुख्यालय था? पुर्तगाल का। चिनसुरा किसका था? डच का। श्रीरामपुर या सेरामपुर किसका था? डेनिस का। चंद्रनगर किसका था? फ्रांसीसियों का। और फोर्ट विलियम किसका था? ब्रिटिश का। तो ये सारी कंपनियों का एक एक मुख्यालय बंगाल के अंतर्गत हुआ करता था। और डचों का कोई विशेष योगदान जो हमको पढ़ना हो, तो और डचों का तो कोई विशेष योगदान अभी तो फिलहाल हमको इसमें पढ़ना नहीं है। एक चीज तुमको ध्यान रखनी है लास्ट, कि 1759 के अंतर्गत, 1759 के अंतर्गत एक युद्ध होता है। इस युद्ध को हम लोग नाम देते हैं बेदरा का युद्ध। क्या नाम देते हैं? बेदरा का युद्ध। ये जो बेदरा का युद्ध था किस वर्ष हुआ था? तो 1759 में। ध्यान रख लेना। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था ब्रिटिश और डच के बीच में। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और डच। ब्रिटिश और डच के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, ध्यान रख लेना है। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? एक तो ब्रिटिश और दूसरे कौन थे? डच। इनके बीच में हुआ था। और बेदरा के युद्ध के अंतर्गत डच जो है वो अंग्रेजों से हार जाते हैं बड़े बुरे तरीके से। और डच जब इस जगह को यहां पर हार जाते हैं बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से, तो अब आगे जिनका प्रभुत्व बनता है वो थे कौन? ब्रिटिश या अंग्रेज। ठीक है भाई, इतना ही तुमको डचों के बारे में बेसिकली ध्यान रखना है। फिलहाल ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेना। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? आगे चले। अभी आगे अपने पास नेक्स्ट कौन आएंगे? नेक्स्ट आएंगे ब्रिटिश या अंग्रेज। अब यहां पे देखो, ब्रिटिश के आने का जो सीक्वेंस है वो और सबसे बड़ा अलग है। ब्रिटिश सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनको हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है वो क्या है? ब्रिटिश। ब्रिटिश जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा समय तक रूल किया। समझ रहे हो बात को? ब्रिटिश जिन्होंने भारत की पूरी भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो ऐसा क्या इन्होंने किया था कि इनके आने का क्रम जो है, और इन्होंने क्या क्या काम ऐसे किए जिनसे ये आए तो व्यापार करने थे लेकिन भारत पर अधिकार कर लिया? ऐसा क्या था आखिर इनके अंतर्गत? तो एक बात इनसे तुमको ध्यान रख लेनी है कि ब्रिटिश एक तो देर से आए। कैसे आए? देर से। एक तो देर से आए। देखो, कभी कभी देर से आने का फायदा होता है। ठीक है। और वो फायदा किसको हुआ? ब्रिटिशर्स को। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि तब तक सभी समुद्री मार्गों की खोज की जा चुकी थी, है ना। तब तक कई सारे व्यापारिक चीजों को पता लगाया जा चुका था कि कहां से व्यापार करना आसान रहेगा, क्योंकि इनसे पहले ऑलरेडी 2 देश आ चुके हैं यहाँ पे यूरोप के। एक तो पुर्तगाल आ गया, दूसरा नीदरलैंड आ गया। समझ रहे हो बात को? तो 2 देश यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके थे व्यापार करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स देर से आए, परंतु इन सभी यूरोपियों में सबसे सफल अपने उद्देश्यों में जो रहे वो कौन रहे थे? ब्रिटिशर्स रहे थे या अंग्रेज रहे थे? आई बात समझ में? हम लोग सामान्य तो एक चीज पढ़ते हैं कि भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था वो जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है। ये बात बहुत हद तक ठीक नहीं भी है। समझ रहे हो बात को? हॉकिंस पहला राजदूत नहीं हो सकता है, मतलब पहला व्यक्ति नहीं हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो था, पहला व्यक्ति जो था, जो भारत आया था, पहला ब्रिटिश, है ना, वो कौन था? तो वो था जॉन मिल्डन हॉल। क्या नाम था? जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल
ये ब्रिटेन से भारत आने वाला पहला व्यक्ति है। ये 1599 में भारत आया था। कब आया था? 1599। पूछेगा तुमको जॉन मिल्डन हॉल कौन सी जगह आया था, तो जॉन मिल्डन हॉल आया था भारत। यहां तुमको इसके बारे में ध्यान रखना है, ये भारत आया था स्थल मार्ग से। कौन से मार्ग से आया था? स्थल मार्ग। समुद्री मार्ग से भारत नहीं आया था। कौन से मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से। तो पहला अंग्रेज जो भारत आया, मैं ये कह सकता हूं वो कौन है? जॉन मिल्डन हॉल है। किस वर्ष भारत आया था? 1599 में। ठीक है। उधर 1599 में हमने एक दूसरी कहानी भी पढ़ी है ब्रिटिशर्स के संबंध में कि 1599 के अंतर्गत एक कंपनी की स्थापना हो गई है ना। इस कंपनी का नाम वैसे तो मर्चेंट एडवेंचर्स था। क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर्स था। ठीक है ना। तो तुमको इसका ध्यान रख लेना है, ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी थी, इसी कंपनी को आगे चल करके नाम दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोल दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और बड़ा लंबा नाम था इसका, मर्चेंट मतलब एडवेंचर्स वगैरह वगैरह ऐसा कुछ, और ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ गए बात को? इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉलिटी वाली क्लास में। मैंने वहां पे बताया आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई और 31 दिसंबर 1600 को, किस दिन? 31 दिसंबर 1600, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की रानी थी उस समय पे, इनके द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है। ठीक है। एक चार्टर एक्ट पारित किया जाता है। किस दिन पारित किया जाता है? 31 दिसंबर 1600। देखो ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना कब हो गई है? तो ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना हो गई है 1599। देखो बिल्कुल शुरुआत से समझ लो अंग्रेजों के आने का क्रम। मैंने क्या कहा? सबसे पहला जो अंग्रेज आया वो कौन था? जॉन मिल्डन हॉल था। ये कैसे आया था भारत? स्थल मार्ग से आया था। कब आया था? 1599। यानी समुद्री मार्ग से नहीं आया था। कैसे आया था? स्थल मार्ग से आया। और 1599 में ही ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी की स्थापना होती है मर्चेंट एडवेंचर्स, जिसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। ठीक है भाई। 31 दिसंबर 1600 को, किस दिन? 31 दिसंबर 1600, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर एक्ट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? चार्टर एक्ट। इस दिन महारानी के द्वारा एक चार्टर एक्ट निकाला जाता है। चार्टर एक्ट का मतलब होता है राजपत्र अधिनियम निकाला जाता है। ठीक है। और इस चार्टर एक्ट में महारानी क्या कहती है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का, किसके साथ व्यापार करने का? भारत के साथ, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एकाधिकार। यानी ब्रिटेन का और कोई भी व्यक्ति यहां व्यापार नहीं कर सकता था। ब्रिटेन की केवल कंपनी व्यापार कर सकती थी। वो कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा हमने देखा ना पुर्तगालियों में अलग अलग लोग आए, बहुत सारे लोग आए हैं ना। तो ब्रिटेन ने क्या किया? पहले कंपनी बनाई 1599 में। 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर एक्ट पारित कर दिया कि ब्रिटेन से सब नहीं जाएंगे भारत में व्यापार करने के लिए। समझ रहे हो बात को? व्यापार केवल भारत में ब्रिटेन से करने के लिए कौन जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको भारत के व्यापार के साथ क्या होगा? एकाधिकार होगा। ठीक है ना। जिसको बाद में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मैंने तुम्हें बताया था, है ना। 13 और 33 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ा ना पॉलिटी में, तो उसमें मैंने तुम्हें इसके बारे में बड़ी डिटेल में बताया है। कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया। जब 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था, तो तब ये एकाधिकार जो था वो 15 वर्ष के लिए तय किया गया था। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष। कि कंपनी को ये जो व्यापारिक एकाधिकार दिया जा रहा है, कितने साल के लिए दिया जा रहा है? 15 साल के लिए दिया जा रहा है, 15 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। अच्छा, बोले ठीक है। 15 साल के लिए कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया। इन्होंने कंपनी बनाई। इन्होंने देखा कि और यूरोप के देश चले गए, भारत, है ना। जैसे ये देख रहा था, ब्रिटेन भी देख रहा था कि पुर्तगाल गया, उसने व्यापार में बहुत सारा मुनाफा अर्जित किया, है ना। इसके अलावा डच लोग गए, उन्होंने बहुत सारा व्यापार में मुनाफा अर्जित कर लिया, खूब सारा धन कमा लिया। तो ब्रिटेन क्यों पीछे रहे, है ना। उसने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। तो जब प्रक्रिया शुरू की तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने के लिए तैयार भी कर दी, 15 वर्षों का उसे व्यापारिक एकाधिकार भी दे दिया, और इस व्यापारिक एकाधिकार को देकर के जब कंपनी को भारत भेजा, कंपनी व्यापार करना शुरू की, तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1609 के दिन, कब 1609 के वर्ष 1609 के समय में इसी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। कैसा कर दिया गया? अनिश्चित काल, यानी फिक्स नहीं, 15 साल भी पूरे नहीं होने दिए। कितने साल के अंदर अंदर? 9 साल। 31 दिसंबर 1600 को क्या कहा था? 15 साल तक कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार है। आगे यहां क्या देख रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1609 में ही अनिश्चित काल के लिए कंपनी ने व्यापार के अधिकार दे दी, मतलब ब्रिटेन ने कंपनी को व्यापार के अधिकार दे दी। अब ये अनिश्चित काल तक जब अधिकार मिले तो उसके बाद की कहानियां थोड़ा सा समझ लो, क्या क्या रहा ब्रिटेन का भारत में सिस्टम। सबसे पहले यहां पे एक बात ध्यान रखना कि 1608 में ब्रिटेन से एक व्यक्ति आया, समझ रहे हो बात को? इस व्यक्ति का नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। अब कैप्टन हॉकिंस जब भारत आ रहा है ना, तो उस समय भारत की परिस्थितियां क्या है ये तो सभी को पता है कि 1608 में भारत का राजा कौन था? जहांगीर। कौन राजा था? जहांगीर। जहांगीर राजा था ना 1608 के अंदर, ठीक है। तो जहांगीर राजा बन गया तो 1605 में बना था, नहीं बना था? 1605 में राजा बना था और 1628 तक ये राजा रहा है कि नहीं है? 27 तक रहा, 28 तक बोलना ठीक नहीं है। कब तक राजा रहा था? 1627 तक। 1627 में दमा का अटैक पड़ने के कारण लाहौर में मर गया था, पढ़ाया था ना हिस्ट्री में। तो जहांगीर जो है ना वो 1605 से 1627 तक राजा रहता है। यानी कैप्टन हॉकिंस जो ब्रिटेन से आ रहा है वो किसके दरबार में आएगा? जहांगीर के दरबार, ठीक है भाई। और इस कैप्टन हॉकिंस को जिसने भेजा था वो ब्रिटेन के राजा ने भेजा था, उनका नाम था जेम्स प्रथम। क्या नाम था? जेम्स प्रथम। तो ये राजदूत के रूप में आया था। किस रूप में आया था? राजदूत। तो पूछेगा तुमको कि ब्रिटेन का पहला राजदूत जो भारत आया वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और ब्रिटेन से भारत आने वाला पहला व्यक्ति मैंने तुमको यहाँ पे बताया, हॉल था। कौन था? हॉल। बताया था ना यहाँ पे? अरे वो वाला हॉल नहीं, जॉन मिल्डेन हॉल। कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल। पहला व्यक्ति, पहला राजदूत ब्रिटेन से भारत आने वाला ये कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष आया था? 1608 में आया था। किसके राजदूत के रूप में आया था? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। ये किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार। ये जहांगीर के दरबार में आता है और आया किस लिए था? तो व्यापार के अधिकार लेने। किसके अधिकार लेने? व्यापार के अधिकार। अब ऐसे थोड़े ना कि अंग्रेज आएंगे और अंग्रेज भारत में डायरेक्ट व्यापार करने लगेंगे, भारत के बादशाह को पूछेंगे ही नहीं उस समय के। तो पूछना तो पड़ेगा ना, इजाजत तो लेनी पड़ेगी व्यापार करने के लिए। अब मान करके चलो कि कोई बोलेगा कि भाई मेरे को कोचिंग में कुछ काम खोलना है, अब वो ऐसा थोड़ी कि मतलब कल से आएगा सीधे खोल देगा, है कि नहीं है? कुछ मतलब किताब की दुकान खोल देगा रिसेप्शन के आगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो पहले व्यापार के अधिकार लेगा, है कि नहीं है? तो आएगा मेरे दरबार में शहंशाह राजा, ठीक है। तो ऐसे ही कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार। क्या लेने आया था? व्यापार के अधिकार। किसके राजदूत के रूप में आया था? जेम्स प्रथम। अब जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को ही क्यों भेजा? तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। हॉकिंस एक ऐसा व्यक्ति था जिसको तुर्की, फारसी, अरबी इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। आई बात समझ में? ये सारी भाषाएं जानता था बहुत अच्छे तरीके से। मुगल काल में जिन भाषाओं का चरमोत्कर्ष था उस भाषा को हॉकिंस बहुत अच्छे से समझता था और बोल पाता था, इसीलिए संवाद अच्छा हो सके जहांगीर के साथ। तो जेम्स प्रथम ने किसको भेजा? इसी वजह से हॉकिंस को। जब जहांगीर के साथ ये बात करता है तो बहुत ज्यादा फायदा अंग्रेजों को कुछ हुआ नहीं। जहांगीर ने मनसबदारी का कुछ पद वगैरह दिया, वो हिस्ट्री में का मेन है, मिडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक है, छोड़ो। ये ध्यान रखना कि जहांगीर ने व्यापार के अधिकार पर अगर हम बात करें तो जहांगीर ने केवल इतना कहा कि आप पश्चिमी तट के कुछ क्षेत्रों पर व्यापार कर सकते हैं। पश्चिमी तट के कुछ क्षेत्र पर क्या कर सकते हैं? व्यापार। हॉकिंस छोटा मुंह लेकर के वापस चला गया। जब वापस गया तो इसने बताया कि भारत के बादशाह ने पश्चिमी तट पर व्यापार का अधिकार दिया है। कौन से तट पर? पश्चिमी तट।
यानी पश्चिम का जो तट है उस तट पर व्यापार का अधिकार दिया है और पश्चिम के तट पर कुछ ही क्षेत्र पर अधिकार दिया है। तो अंग्रेज इस अधिकार से संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन अधिकार तो मिल ही गया था इस समय पे, है ना। जब व्यापार का अधिकार कुछ सीमित हद तक मिला तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि दूसरी कोशिश की जाए। 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भेजने के बाद 1615 में भेजा गया एक व्यक्ति को जिसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भारत आने वाला तीसरा अंग्रेज कह सकता हूं मैं, है ना। भारत आने वाला कितना अंग्रेज है? तीसरा। पहला कौन है? जॉन मिल्डन हॉल। दूसरा कौन है? कैप्टन हॉकिंस। और तीसरा अभी कौन हो जाएगा? सर टॉमस रो। टॉमस रो भारत आया। टॉमस रो 1615 में भारत आया। इस समय भी भारत का राजा कौन है? जहांगीर। ये मैंने तुम्हें इतिहास में पढ़ाया था। जहांगीर और टॉमस रो दोनों की मुलाकात अजमेर में होती है। कौन सी जगह होती है? अजमेर। क्योंकि 3 वर्षों तक इस समय भारत का शासन जहांगीर अजमेर से चला रहा था, है ना। तो अजमेर में दोनों की मुलाकात होती है। यहां टॉमस रो को व्यापार के एकाधिकार, अगर हम व्यापार के अधिकार की बात करें, भाई टॉमस रो भी वही लेने आया था ना जो हॉकिंस लेने आया है। जो हॉकिंस लेने आया था टॉमस रो भी वही तो लेने आया है। क्या लेने आ रहे हैं? ये सब के सब व्यापार के अधिकार। अब जब ये व्यापार के अधिकार की बात करेगा किससे? जहांगीर से। किससे बात करेगा? जहांगीर। तो जहांगीर इसको व्यापार के अधिकार प्राप्त कर देगा। बोले कौन कौन से क्षेत्र में? तो टॉमस रो को कहा जहांगीर ने कि जो भी हिस्सा मुगल सल्तनत के अंदर आता है, किसके अंदर आता है? मुगल सल्तनत। जो भी हिस्सा आता है बोला मुगल सल्तनत के अंदर, या फिर मुगल शासन में जो भी हिस्सा शामिल है, बोला उस हिस्से पर अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं। उस हिस्से पर तुम लोग व्यापार कर सकते हो। जो भी हिस्सा किसमें आता है? मुगल शासन। कितना बड़ा हिस्सा आता था मुगल शासन क्षेत्र में, है ना। अकबर के समय सूबों की संख्या बताई थी ना तुमको, 12 थी, फिर उन्हें 3 नए जीत लिए तो 15 हो गए थे। 15 सूबों में 15 सूबेदार होते थे। इतना बड़ा क्षेत्र था। अकबर तो इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार करके गया था नहीं गया था, है ना। तो अब देखोगे तो तुम मेनली क्या यहाँ पे सीधे, जैसे ही अकबर कब से कब तक राजा रहता है? 1556 से और 1605 तक। उसके जस्ट बाद राजा कौन आ गया? जहांगीर। यानी जहांगीर के पास भी वो सारा भारत का क्षेत्र था और उस पूरे भारत के क्षेत्र पर केवल व्यापार के अधिकार, मतलब पूरे मुगल शासन क्षेत्र पर व्यापार के अधिकार किसने दे दिए? जहांगीर ने। किसको दे दिए थे? सर टॉमस रो। तो व्यापार के अधिकार प्राप्त करने में हॉकिंस ज्यादा सफल रहा कि टॉमस रो ज्यादा सफल रहा? कौन ज्यादा सफल रहा? टॉमस रो। टॉमस रो ज्यादा सफल रहा, है ना। अब टॉमस रो को व्यापार के अधिकार मिल गए। इस हिसाब से भाई अब देखो व्यापार का जो अधिकार प्राप्त हुआ ना, तो इसके बाद की एक और घटना जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, मैंने बताया था कि 1661 के अंदर ब्रिटेन के अंतर्गत एक राजा थे जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। ठीक है। और पुर्तगाल में एक रानी थी जिनका नाम था कैथरीन, एक राजकुमारी थी। क्या नाम था इनका? नाम कैथरीन। ठीक हो गया। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया किसके साथ? कैथरीन के साथ। आई बात समझ में? यानी अंग्रेजों का राजा था ना चार्ल्स द्वितीय। ये कहां का राजा था? ब्रिटेन का राजा था। ब्रिटेन का राजा है। और रानी कौन सी जगह की है? तो रानी पोर्तुगीज की है। समझ रहे हो बात को? मतलब राजकुमारी। और इन दोनों का क्या हो गया? विवाह हो गया। जब विवाह हो जाता है 1661 में, तो पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में आता था मुंबई। कौन सा क्षेत्र आता था? मुंबई। ये मुंबई का क्षेत्र जो पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में आता था, वही मुंबई के क्षेत्र को पुर्तगाल ले जाकर के सौंप देता है दहेज के रूप में। किसको? ब्रिटेन को। यानी शादी में दहेज पुर्तगाल ने क्या दिया? तो मुंबई दिया। समझ रहे हो बात को? हमारे यहाँ दहेज क्या देता है आदमी? पहले तो दहेज गलत बात है ना यार, थोड़ा नैतिकता के खिलाफ है। इथिक्स में पढ़ेंगे, वैसे अगर मौका मिलेगा इथिक्स पढ़ने का तो पढ़ेंगे, है ना। इथिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि नैतिकता के खिलाफ है वैसे दहेज लेना, है ना। अगर तुम अच्छे से मतलब प्रशासनिक अधिकारी बन गए तुम, आरओ जिसके लिए तुम तैयारी करो ठीक से, है ना, अधिशासी अधिकारी बन गए या फिर आरओ बन गए, तो तुम बोलना कि मैं नहीं लूंगा भाई, ठीक है। बाकी है ना, हाँ क्या कह रहे हो, अपनी मर्जी से दें तो बात अलग है ऐसे ही होता है ना, ये देते तो लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन देते क्या है सब अपनी मर्जी से। ये चलता रहेगा, ये लंबा चलेगा, समझ रहे हो बात को। दहेज प्रथा के खिलाफ अधिनियम भी बनाया है, बनाया नहीं बनाया है,
संसद से पारित अधिनियम भी है, लेकिन चलता रहे। इन लोगों को देखो ना, ये लोग हमारे यहाँ फिर भी दहेज में क्या देता है, गाड़ी दे देगा ज्यादा से ज्यादा, क्या और क्या, मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया तो बंगला वंगला दे देगा, है कि नहीं, यही सब देता है, प्रॉपर्टी कुछ दे देगा दहेज में। यहाँ देखो तो ये लोग क्या दे रहे हैं दहेज में, मुंबई पूरा द्वीप ही दे दिया, समझ रहे हो। तो पुर्तगाल वालों ने पूरा द्वीप दे दिया किसको, ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन को तो मुंबई फ्री का मिला हुआ था, उनको लगा कि यार हम क्या करेंगे इस मुंबई का, ये तो वैसे भी दहेज में मिला हुआ है, दहेज में मिले सामान की कितनी कद्र होती है आपको पता ही है ना। तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटेन ने किसको दे दिया, अपनी कंपनी को दे दिया। ब्रिटेन ने कहा यार, ब्रिटेन के राजा ने कहा चार्ल्स द्वितीय ने कि यार मैं तो इंडिया जाता नहीं हूं, तो मुंबई मेरे किस काम का, है कि नहीं। ऐसा भी नहीं है मैं अपना वहां फार्म हाउस बनाऊं और सैटरडे संडे पार्टी करने जाऊं, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मुंबई मेरे किसी काम की जगह है नहीं, कुछ खास काम का नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुंबई को किराए पर दे दिया, किसको, अपने देश की कंपनी को, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये 10 पाउंड पर दिया गया था, कितने पाउंड पर दिया गया था, 10 पाउंड, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दिया गया था। आगे मैंने तुम्हें बताया था कि इसी मुंबई को 1681 में अंग्रेज बना देते हैं अपना मुख्यालय, क्या बना देते हैं, मुख्यालय। इसी को अंग्रेज अपना क्या बना देते हैं, मुख्यालय। अच्छा सॉरी 81 नहीं, 87 में, कब बना देते हैं, 1687। ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय बॉम्बे को बना दिया। तो अगर तुमको पूछेगा ना कि बॉम्बे को अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय किस वर्ष बनाया था, तो क्या बोलना है, 1687। ऐसा क्या हुआ था इस समय पे, बता सकता है कोई कि 1687 में ही क्यों इन्होंने मुख्यालय बनाया था बॉम्बे को। क्या कारण था 1687 में बॉम्बे को मुख्यालय बनाने के पीछे, कोई बहुत जेन्युइन रीजन। एक तो पता है क्या था, कि थोड़ा सा तुमको आगे की कहानी समझाता हूं मैं पहले, फिर बात समझ आएगी, है ना। क्या था कि 1654 के अंदर 1654 में अंग्रेजों का डचों के साथ इंडोनेशिया के मसाला व्यापार को लेकर के युद्ध होने लग गया था, ठीक है ना। अंग्रेज और डचों के बीच में जो संबंध थे ना, वो और ज्यादा खराब होने लग रहे थे। अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध की शुरुआत होने लग रही थी किस वर्ष, 1654 के आसपास। तो ये दोनों आपस में लड़ने लग रहे थे, क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया का मसाला व्यापार छीनना चाहते थे अंग्रेज, समझ रहे हो बात को। अब वही अंग्रेजों का जो भारत का क्षेत्र है उसको भी छीनना चाहते थे, कौन, डच। तो दोनों कम नहीं थे यहाँ पे, ठीक है ना। अब अंग्रेज चाहते हैं कि इंडोनेशिया में जो डचों का क्षेत्र है वो मसाला वसाला का व्यापार का वो हमको मिल जाए, और डच क्या चाह रहे हैं, भारत में जो अंग्रेजों के जो जो क्षेत्र हैं वो हमको मिल जाए। तो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, बहुत लंबा टाइम तक लड़ते रहे। फाइनली इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है 1667 में। कब समझौता होता है, 1667 में। दोनों ने कहा कि यार छोड़ो अपना अपना क्षेत्र, समझ रहे हो। ये समझौता क्या था 1667 में, तो 1667 में जो समझौता अंग्रेज और डचों के बीच हुआ, इस समझौते ने क्या कहा कि देखो हम किसी भी तरीके से इंडोनेशिया के क्षेत्र पर अधिकार करने की मंशा नहीं रखेंगे। अंग्रेजों ने कहा हम छोड़ देते हैं इंडोनेशिया, तुम रखो इंडोनेशिया, ठीक है, तुम करो वहां का मसाला व्यापार वगैरह। बदले में, अब समझौता दोनों तरफा होता है ना, एक तरफा थोड़ी होता है। तो डचों ने भी क्या कहा बदले में इन्होंने कहा कि हम भी उन भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार नहीं करेंगे जहां ब्रिटिश सरकार जो है अपना शासन चला रही है, व्यापार चला रही है, हम कहेंगे तो उन क्षेत्रों पर हम भी एंट्री नहीं मारेंगे और तुम भी एंट्री नहीं मारोगे, कहां, इंडोनेशिया में। यानी दोनों ने एक दूसरे का जो जो चीजें थी वो छोड़ दी। और फाइनली 1667 के इस समझौते के बाद थोड़ा सा दोनों के, डच और अंग्रेजों के थोड़ा सा रिश्ते जो है वो स्थिर हो पाए। आई बात समझ में। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे जोड़ना चाहूंगा। ये बात 1565 के आसपास की है, या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि भाई जो दक्षिण का हिस्सा है ना, उस दक्षिण के हिस्से में भारत का दक्षिणवर्ती जो हिस्सा है, ये तो सभी को पता होगा, भारत का दक्षिण का हिस्सा है ना। तो यहां एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम था, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, समझ रहे हो बात को।
ये बहुत मजबूत साम्राज्य था दक्षिण का, विजयनगर साम्राज्य। तो ये विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लग रहा, और इस समय तक टूटते टूटते इससे कई सारे छोटे छोटे राज्य बन गए थे। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की शक्तियां कम हुई तो इसके टूट करके कई छोटे छोटे दक्षिणी राज्य उभर करके आए, और इन दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करना बड़ा आसान था, क्योंकि बड़ा साम्राज्य था विजयनगर, और विजयनगर पर अंग्रेज कब्जा नहीं कर सकते थे। कैसे कब्जा करेंगे इतने बड़े साम्राज्य पर, समझ रहे हो? तो उनको फायदा क्या हुआ? उनको फायदा ये हुआ कि इस विजयनगर साम्राज्य की शक्तियां क्षीण होने लगी और ये टूटने लगा। टूट करके जब छोटे छोटे हिस्सों में बट गया तो अब अलग अलग जगह अलग अलग राजा होंगे। तो अंग्रेजों के लिए कितना आसान है, छोटे राजा के पास जाओ, उस छोटे राजा को अपने मतलब किसी सैन्य शक्ति से अपने अधिकार में कर लो, या फिर उसको रुपया पैसा दे करके अपने अधिकार में कर लो, या फिर उसे लालच दे करके कर लो कि टैक्स का आधा हिस्सा तुम्हें देंगे। तो ऐसे किसी ना किसी तरीके से यहाँ के छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया, और अंग्रेजों ने ये जो दक्षिण का हिस्सा था, इस भारत के दक्षिण के हिस्से में अपनी पकड़ को बना दिया बहुत ज्यादा मजबूत। ठीक है भाई, इतनी मजबूत पकड़ बनाने का क्या फायदा हुआ? तो इन्होंने दक्षिण में मद्रास का, या मैं कह सकता हूं चंद्रगिरी का राजा, कौन सी जगह का राजा? चंद्रगिरी, मद्रास का राजा या चंद्रगिरी का राजा, इस चंद्रगिरी के राजा को पकड़ा, और चंद्रगिरी के राजा से एक समझौता करते हुए अंग्रेजों ने मद्रास में चंद्रगिरी के राजा से एक समझौता करते हुए मद्रास की बहुत सारी भूमि जो है ना, इस राज्य की बहुत सारी भूमि पट्टे पर ले ली। किस पर ले ली? पट्टे पर। समझ रहे हो बात को? यानी लीज पर ले ली। समझ रहे हो? किससे ले ली? तो चंद्रगिरी के राजा से, मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने बहुत सारी भूमि ले ली पट्टे पर। अच्छा, अब कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, पट्टे पर ली है भूमि तो, है ना? किससे ली है? मद्रास या चंद्रगिरी के राजा। समझौता कर लिया, दे दी, उनने भी दे दिया। और यहां अंग्रेजों को मद्रास में किस किस चीज के अधिकार थे? तो अंग्रेज यहाँ किलाबंदी भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? किलाबंदी। अंग्रेजों को यहाँ किलाबंदी का भी अधिकार था। समझ रहे हो बात को? इन्होंने अपने सारे फैक्ट्रियों में किलाबंदी करवा दी। ठीक है, सारी की सारी फैक्ट्रियों में क्या करवा दी? किलाबंदी। किलाबंदी के अलावा अंग्रेजों के यहाँ पे प्रशासन का अधिकार था कि वो अपना प्रशासन चला सकते हैं। अंग्रेजों को यहाँ पे सिक्के ढालने का अधिकार था कि वो अपने सिक्के ढाल सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने एक मजबूत स्थिति बना दी। कौन सी जगह? मद्रास के अंतर्गत। ठीक हो गया। ये जो चंद्रगिरी का राजा था, इसने समझौते में पट्टे में भूमि दे दी और अंग्रेजों को यहाँ ये सारे अधिकार दे दिए कि वो यहाँ किलेबंदी भी कर सकते हैं, किलाबंदी कर सकते हैं, प्रशासन चला सकते हैं, यहाँ पे सिक्के ढाल सकते हैं, यहाँ पर मतलब वो अपने तरीके से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे अधिकार दे दिए। बदले में अंग्रेजों ने मद्रास या चंद्रगिरी के राजा को क्या दिया? तो ये जो चंद्रगिरी का राजा था, इसने कहा बंदरगाह से होने वाला जो व्यापार है, बंदरगाह से होने वाला जो व्यापार है, उस व्यापार में जो टैक्स मिलेगा तुमको, उस व्यापार में जो भी क्या होगा? टैक्स, जो भी मुनाफा होगा। टैक्स क्या कहेंगे? मतलब हम ये कहेंगे कि जो भी इनको क्या होगा? मुनाफा होगा। उस मुनाफे का 50% चंद्रगिरी के राजा को देना होता था। किसके राजा को देना होता था? चंद्रगिरी। यानी इसने अपनी भूमि दे दी 50% टैक्स के बदले। समझ रहे हो बात को? और पूरी के पूरे मद्रास के क्षेत्र को दे दिया। जब अंग्रेजों को ये सारा क्षेत्र मिल गया तो अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित, मैंने बताया था ना मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की। अरे पढ़ाया ना शुरुआत में ही। किस वर्ष स्थापित हुई थी वो? 1611। तो 1611 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बनाई। कौन सी जगह? मसूलीपट्टनम। इसीलिए मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाई। समझ रहे हो बात को? हालांकि अगर तुमको देखा जाए तो यहाँ पे मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों का फैक्ट्री बनाने के पीछे चंद्रगिरी के राजा का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने किलेबंदी कर दी और यहाँ मसूलीपट्टनम में क्या बना दी? एक फैक्ट्री बना दी। आई बात समझ में? अब इसी मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री के पास में, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पहली फैक्ट्री है ना भारत में। कौन सी जगह बनाई गई थी? मसूलीपट्टनम। इसी मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री के बगल में इन्होंने एक किला बनाया जिस किले का नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम रखा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है, ये किला कौन सी जगह बना हुआ है? ये किला बना हुआ है मसूलीपट्टनम। किस फैक्ट्री के पास बना हुआ है? तो अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री लगाई थी 1611 में, उसी फैक्ट्री के पास में बना हुआ है कौन सा किला? फोर्ट सेंट जॉर्ज। आई बात समझ में? यहां तक सबको क्लियर होगा अच्छे तरीके से? इतनी बात समझ गए होंगे सारे, है ना?
तो इसको मैं यहीं तक सबमिट करता हूं। इसको थोड़ा सा देखो, पहले से मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें अभी तक मैंने यहां पे बताई। ब्रिटेन का सबसे सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, इसीलिए मैंने इस पे थोड़ा सा ज्यादा जल्दी चर्चा करना ठीक समझा। देखो सबसे पहले यहां पे मैंने बताया कि चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटेन की महारानी ने अधिकार दे दिए थे मर्चेंट एडवेंचर या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार कर। अगर तुमको पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई तो क्या बोलना है, 1599। और इसको व्यापार के अधिकार किस दिन मिल गए, 31 दिसंबर 1600। किसके द्वारा दिए गए थे ये, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, चार्टर एक्ट के माध्यम से, है ना। क्या कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार दिया जाता है, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, समझ रहे हो बात को। और ईस्ट इंडिया कंपनी के इस व्यापारिक अधिकार को 15 वर्ष पूरे होने से पहले, एकाधिकार को 15 वर्ष पूरे होने से पहले मात्र 9 वर्षों के अंतराल में ही बढ़ा दिया गया, कितने समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए, समझ रहे हो बात को। 1609 में ही बोल दिया कि 15 साल में ही कंपनी को वापस नहीं आना है, जब तक मुनाफा हो रहा है लेते रहो, समझ रहे हो बात को, अनिश्चित काल तक व्यापार करो, समझ रहे हो। आगे चल करके क्या हुआ, आगे चल करके पहला अंग्रेज तो मैंने बता दिया था कि भाई हॉल था, है ना, कैप्टन हॉल था। यहाँ पे 1608 के अंदर जो आया था वो कौन आया था, दूसरा अंग्रेज, कैप्टन हॉकिंस आया था। ये किसके राजदूत के रूप में आया था, तो जेम्स प्रथम के। किसके दरबार में आया, जहांगीर। ये क्या लेने आया था, व्यापार के अधिकार, व्यापार के अधिकार लेने के लिए आया था। अब व्यापार का अधिकार जहांगीर ने इसको बहुत छोटे क्षेत्र का दिया, जैसे बोला पश्चिमी तट पर कुछ क्षेत्र रख लो, आई बात समझ में, यहां व्यापार कर लो। इससे अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने 1615 में किसको भेजा, सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो को जहांगीर ने संपूर्ण मुगल क्षेत्र पर व्यापार करने का अधिकार दे दिए। और जब सर टॉमस रो को यह अधिकार प्राप्त हुआ तो उसके बाद तो मुंबई की घटना तुमने पढ़ी है, ये पहले भी पढ़ी है हमने, यहाँ पे भी पढ़ा। मुंबई को मुख्यालय भी बना दिया 1687 में। मैंने कहा 1654 में डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध की भी शुरुआत होने लग गई। 67 तक चला, समझौता भी हो गया डच और अंग्रेजों के बीच में, यानी अंग्रेज कहां नहीं घुसेंगे, इंडोनेशिया में, और डच कहां नहीं घुसेंगे, भारत में, अंग्रेजों के क्षेत्र पर। समझौता कर लिया इन्होंने आपस में। फिर यहां पे देखा तो हमने क्या कहा कि भाई विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था दक्षिण भारत में। ये विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगा। और जब ये विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगा तो इन छोटे राज्यों को जीतना अंग्रेजों के लिए बड़ा काम नहीं था, बहुत आसानी से जीते जा सकते। इन्हीं में मद्रास या चंद्रगिरी का एक राजा था, इसने अंग्रेजों से कर लिया समझौता, लीज पर दे दी उन्हें बहुत सारी भूमि। और जब इन्हें बहुत सारी भूमि लीज पर दे दी तो इन्हें अधिकार दे दिया किलाबंदी, प्रशासन, सिक्के वगैरह डालने का। बदले में क्या बोला, तो बदले में ये कहा कि बंदरगाह से जो भी व्यापार होगा उसमें जो मुनाफा तुमको होगा उसका 50% मुझे देना होगा, समझ रहे हो बात को। अब ये आगे क्या हुआ, तो इसी कारण मद्रास के अंतर्गत तुम देखोगे 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने करी अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना। और इसी मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री के पास में अंग्रेजों ने बनाया अपना किला। इस किले को क्या नाम देते हैं, तो इस किले को नाम देते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। बेसिकली हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि 1687 में जो अंग्रेज अभी तक मसूलीपट्टनम में थे, इस्टेब्लिश हो गए थे अच्छे तरीके से, किलेबंदी कर ली थी, है ना, वो अंग्रेज अब यहां से हट करके जो है ना, मद्रास से हट करके मुंबई के क्षेत्र में जाना शुरू हो गए। मुंबई को इन्होंने अपना मुख्यालय बना दिया। ऐसा क्या हुआ, तो ध्यान से समझना, ये जो समय था, इस समय मराठा शक्ति का उद्भव हो रहा था। कौन सी शक्ति का उद्भव हो रहा था, मराठा। और मराठा शक्ति का उद्भव कहां से हुआ था, महाराष्ट्र, पुणे बेसिकली, है ना, इस क्षेत्र से इस शक्ति का उद्भव हुआ था। धीरे 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 मराठाओं की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ये अंग्रेजों को भी पता था कि अगर हम केवल इसी मद्रास के क्षेत्र में रहेंगे तो कल को महाराष्ट्र और मुंबई के क्षेत्रों में मराठाओं की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि जो मुंबई हमको दहेज में मिला है उस मुंबई पर अधिकार हो जाएगा किसका, मराठाओं। और इसीलिए इन्होंने 1687 में मुंबई को बना दिया अपना हेडक्वार्टर, यानी इन्होंने बना दिया अपना मुख्यालय। और इस मुख्यालय बनाने से क्या फायदा होगा, एक तो ये फायदा होगा कि इस मुंबई के क्षेत्र की ये रक्षा कर पाएंगे, मतलब सही समय पर रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी मुख्यालय होगा।
और दूसरी बात, ये तो इन्हीं को मिला है दहेज में, तो इसकी किलेबंदी वगैरह भी कर सकते हैं। और जिस क्षेत्र की अंग्रेज किलेबंदी कर देते थे वहां दूसरे को प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इन्होंने भारत में अपना जो है एक तंत्र बिछाना शुरू कर दिया, ठीक है भाई। लगभग 1633 के आसपास अंग्रेजों ने अपनी एक कंपनी उड़ीसा में स्थापित की। 1651 के आसपास बंगाल के हुगली के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित करना शुरू कर दिया। अब देखते देखते अंग्रेजों का जो समय है ना, वो अंग्रेजों का समय व्यापार से देखते देखते बदलने लगा, और धीरे धीरे अंग्रेजों का जो उद्देश्य था व्यापार, उससे हट करके अंग्रेजों का उद्देश्य हो गया राजनीतिक रूप से शासन करना। 1687 के अंदर कंपनी के डायरेक्टर ने मद्रास के गवर्नर को आदेश दिए कि वो ऐसी नीतिगत और सैन्य व्यवस्था बनाए जिससे हमेशा हमेशा के लिए भारत के क्षेत्र से राजस्व प्राप्त होता रहे। यानी अब अंग्रेजों ने इसके बाद से ही धीरे धीरे जो है अपने पैर जमाना शुरू किए, और 1687 के बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज पूरे मूड में आ गए अधिकार करने के। समझ रहे हो, आए किस लिए थे? व्यापार करने। जाएंगे, करेंगे क्या? अधिकार करेंगे, पूरा कब्जा कर लेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते, कई अंग्रेजी इतिहासकारों ने भी ऐसा लिखा है कि अंग्रेज भारत में जो है ना वो अधिकार करने नहीं आए थे। एक जॉन सिले करके इतिहासकार है, उसने लिखा है कि अंग्रेज भारत में जो है ना वो अधिकार करने नहीं आए थे, वो तो भारत में व्यापार करने आए थे। भारत की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, है ना। तो मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम दे रहे थे तो हमने ले लिया भारत, है ना। जैसे चंद्रगिरी का राजा है, अगर वो पट्टे पर ही नहीं देता अंग्रेजों को, या इस लालच में आता ही नहीं कि भाई मेरे को मिलेगा यहाँ पे, आगे बंगाल में भी तो यही सब हुआ। हम लोग पढ़ेंगे नवाब सिराजुद्दौला से पहले प्लासी का युद्ध होने से पहले की कहानी, तो तुमको समझ आएगा एक्चुअल में कि क्या था, रॉबर्ट क्लाइव कैसे एंट्री मार देता है आखिर, है ना। तो वो हमें आगे आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आज यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना सबको समझ आया? यहां तक कुछ सवाल वगैरह किसी के तो बताओ फटाफट से।